डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों के बारे में जानेंगे। को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ, एल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसकी बीजगणितीय विधियाँ होती हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पिछले वीडियो में हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफी विधि के बारे में जाना था। ग्राफी विधि तब सुविधाजनक नहीं होती है जब समीकरण युग्म के जो हल हैं वो पूर्णांक प्राप्त न हो। तो उस स्थिति में बीजगणितीय विधियाँ ज़्यादा सुविधाजनक होती हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न से रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है, x + y = 14 और x - y = 4, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है x + y = 14, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, और x - y = 4, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसे डाल दें समीकरण 1 और इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालें। समीकरण 1 से अगर x का मान निकालेंगे तो उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और समीकरण 2 से अगर x का मान निकालते हैं तो उस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से या 2 से x या y के मान निकाल करके पहले समीकरण से मान निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, और दूसरे समीकरण से अगर मान निकाला है तो उसको पहले समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x = क्या हो जाएगा? y को उधर पक्षांतर कर दें। समीकरण 1 से x = हो जाएगा 14 - y, और इसे डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। अब दूसरे समीकरण में x की जगह पर 14 - y लिखना है। क्या लिखना है? 14 - y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरे समीकरण में x की जगह पर हम प्रतिस्थापित करेंगे 14 - y। तो यहाँ लिख दें। तो ये हो जाएगा आपका 14 - y = 4। तो ये हो जाएगा 14 - y - 2y = 4। इस 14 को उधर पक्षांतर करें तो -2y = 4 - 14। तो 4 में से 14 माइनस होगा तो बचेगा -10। अब y का मान निकालना है तो y = आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जहाँ गुणा का चिन्ह है पक्षांतर करें भाग में चले जाएंगे, तो -10/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह पर समीकरण 3 में 5 लिखेंगे यहाँ पे। तो x बराबर हो जाएगा 14 - 5। तो 14 में से 5 माइनस हो जाएगा तो x = कितना आया? 9। तो समीकरण का हल प्राप्त हो गया हमें। x की वैल्यू आई 9 एंड y की वैल्यू आई 5। ये कहलाएगा समीकरण का हल। तो किसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकाल लें,
चाहे y का मान निकाल लें। 1 से x का मान निकाल करके उसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है चर s और t में। तो इसे डाल दें समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण को देखें तो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो हम इनका ले लें एलसीएम, 3 का और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा 2s, 3 दूनी 6 2s और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसे डालें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम s का मान निकाल लें। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t को पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा t प्लस 3। अब ये जो इसे डाल दें समीकरण नंबर 3, s का मान t प्लस 3 समीकरण 2 में रख देंगे। तो s की जगह पे क्या लिखेंगे t प्लस 3। तो यहाँ लिख दें। तो समीकरण 2 में s इक्वल टू टी प्लस 3 रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर s की जगह पर टी प्लस 3 यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। तो यहाँ से देखिए 2t और 3t हो जाएगा 5t और 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6। तो यहाँ से 5t इक्वल टू आ जाएगा 30। t की वैल्यू 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 6 के 30 तो ये 6 बार t इक्वल टू 6 आया। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर t इक्वल टू 6 समीकरण 3 में रखने पर t की जगह पर 6 लिख दें समीकरण 3 में। तो तीसरा समीकरण है s इक्वल टू टी प्लस 3। इसमें t की जगह पर 6 प्रतिस्थापित कर देंगे। t की जगह पर 6 लिख दें, 6 प्लस 3 s इक्वल टू आ जाएगा 9। तो s और t के मान मिल गए। s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। तो ये कहलाएंगे समीकरण युग्म का हल। तो ये समीकरण युग्म हमारा जो दिया है इसका ये हल होगा। अगला इसका जो पार्ट है थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो इसे डाल दें समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 2 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से इसमें अगर भाग दे दें तो क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 3 में अगर 2 में 3 से डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो जो पहला इक्वेशन है वही दूसरा इक्वेशन है, सेम है दोनों। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 और x इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 3। तो ये दोनों जो समीकरण हैं इनमें हमने ग्राफी विधि में पढ़ा है, इनके अगर गुणांकों की तुलना करें तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 9 और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 3। x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन
9। तो ये आ गया 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। अगर तीनों गुणांकों के रेशियो अगर बराबर आते हैं, अनुपात बराबर आते हैं, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, अनंत हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अनंत हल। समीकरण युग्म के अनंत हल, और जब अनेक हल होंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके अनेक हल, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। उनका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 में अगर मैं दोनों साइड में 10 से अगर गुणा कर दूं तो ये इनका जो दशमलव है वो कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में गुणा कर दें 10 का, और समीकरण 2 में भी दोनों पक्ष में गुणा कर दें 10 का गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण बन जाएंगे आपके 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इनके जो दशमलव हट गए तो अब थोड़ा आसानी रहेगी हल करने में। वैसे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये दशमलव का को देख करके ऐसा लग रहा बहुत कठिन होने वाला है, तो अब ये एकदम सरल दिखाई देने लगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, वो प्रतिस्थापन विधि से। चाहे तो इसे समीकरण 3 डाल दें और इसे समीकरण नंबर 4 डाल दीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे। तो 2x इक्वल टू 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस के 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इसे डाल दो समीकरण नंबर 5। अब x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर x की जगह पर क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y/2 समीकरण 4 में। तो ये हो जाएगा 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा 26 माइनस के y बचेंगे, माइनस के 6y और प्लस के 5y। तो ये बचेगा माइनस y इक्वल टू 23। माइनस y इक्वल टू 26 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 23 माइनस 26। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस, y की वैल्यू आएगी माइनस के 3। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू आ गया 3। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर y की जगह पर 3 लिखेंगे समीकरण 5 में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, 3 3 9। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 4/2। x इक्वल टू आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x इक्वल टू आ गया 2 एंड y इक्वल टू आ जाएगा 3। ये कहलाएगा समीकरण युग्म का हल। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसकी
RHS में 0, पहले समीकरण बराबर 0, दूसरा समीकरण बराबर भी 0 है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो आंसर क्लियर है कि x का मान और y का मान दोनों के 0 आने हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x = 0 एंड y = 0। इसे हल कैसे करेंगे? तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें। तो √2x = -√3y, तो x = आ जाएगा -√3 अपॉन √2 इंटू y, √3y/2। इसे डाल दें समीकरण नंबर 3। अब x का जो मान है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह पर, समीकरण 2 में x की जगह पर हम लिखेंगे माइनस के √3y/√2, या इसे √3 पूरे पर √ लगा सकते हैं। तो लिख देंगे x की जगह पर √3 इंटू -√3/2 बाई -√8y = 0। अब इसमें से हमें y मिल जाएगा कॉमन, तो ये इनका गुणा करने के बाद ये हो जाएगा आपका -3/√2। y को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -3 हो जाएगा ये, और -√8 = 0। तो इन दोनों नंबर्स का गुणा 0 है, इसका और इसका गुणा। तो ऐसी स्थिति में ये चर है, ये अचर है, तो अचर का मान तो 0 हो नहीं सकता है। कहने का मतलब -3/√2 और -√8 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से y का मान 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा y = 0। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह पर क्या लिखेंगे? y की जगह 0 लिख दें समीकरण 3 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2 इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x = आ जाएगा 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? x = 0 एंड y = 0। इस समीकरण युग्म का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो पार्ट है, 3x/2 - के 5y/2 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके जो हर है, इसका लघुत्तम ले लें। समीकरण 1 में इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। तो क्या करें, इसमें समीकरण 1 में 6 से गुणा कर लो और दूसरे समीकरण में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो गुणा करें 6 से, तो 2 का 6 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9x, और -3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा 10। 9x - के 10y = -12। इसी प्रकार से इसमें देखें, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3y, और ये इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13। इसे डाल दें समीकरण 3 और समीकरण 4। ये समीकरण और ये समीकरण एक ही समीकरण है, ठीक है। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 3 से
एक्स का मान निकालें, 9x इक्वल टू आ जाएगा 10y, 10y को उधर पक्षांतर करें प्लस का हो जाएगा 10y माइनस के 12, और x इक्वल टू आ जाएगा 10y माइनस 12/9। इसे डालें समीकरण नंबर 5। x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर x की जगह पर लिखेंगे 10y माइनस 12/9 समीकरण 4 में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो हो जाएगा 20y माइनस के 24/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 9 से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20y माइनस के 24 प्लस 9 27y और ये हो जाएगा 117। 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस 24 को इधर पक्षांतर कर देंगे और 20y और 27y हो जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। 24 को पक्षांतर का माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 47y इक्वल टू 141। तो y इक्वल टू आ जाएगा 141/47। इसे डिवाइड कर देंगे तो 47 का 3 बार भाग चला जाएगा। 3 से 21, 3 से 12 तो 14, ठीक। तो y इक्वल टू आ गया 3। y इक्वल टू 3। y का मान लिख देंगे समीकरण 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर y की जगह पर क्या लिखेंगे 3, समीकरण 5। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 3 माइनस के 12/9। तो x इक्वल टू 30 माइनस 12/9। x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ बचेगा 18/9, x इक्वल टू 2। तो समीकरण का हल क्या हुआ, x इक्वल टू समीकरण युग्म का हल हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से इसे हल कर दें। तो समीकरण 1 से x का मान निकालें तो 2x इक्वल टू 3y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 11 माइनस के 3y। x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3y/2। इसे डाल दें समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह पर ये मान लिखेंगे 11 माइनस 3y/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस के 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो ये हो जाएगा 11 माइनस के 7y माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 24।
माइनस के 7y इक्वल टू -24। 11 को बच्छांतर कर देंगे तो माइनस का 11, तो ये हो जाएगा आपका 7y इक्वल टू माइनस के 35। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 35 अपॉन माइनस के 7, माइनस माइनस कैंसिल, और 7 पंजे 35। y की वैल्यू कितनी आई 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह पर 5 लिख देंगे समीकरण 3 में। तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। x इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। x इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 2, माइनस के 2, 2 से 2 बार कट जाएगा, जो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 एंड y इक्वल टू आया है आपका 5। तो ये समीकरण युग्म का हल हुआ। अब कहा है m का मान बताना है। y इक्वल टू है mx प्लस 3। y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है mx प्लस 3। इसमें x की जगह पर -2 और y की जगह पर 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू m की जगह x की जगह -2 लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2m और प्लस 3। तो 2m को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा, 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 5। तो 2m इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, m इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा आंसर। m इक्वल टू -1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला है, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो प्रथम शर्त क्या है, अंतर निकालना। बड़ी संख्या में छोटी से मान लेते हैं x बड़ा है और y छोटा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इसे डालें समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x है वो y की 3 गुनी है, तो बराबर करेंगे तो y में इधर 3 का गुणा करेंगे। इसे डाल दें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें। समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी चूँकि x इक्वल टू 3y इसमें दिया है, तो x की जगह पर हम 3y समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दें। समीकरण 1 में हो जाएगा x 3y माइनस के y इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। y इक्वल टू 2 से 26 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में लिख देंगे। y इक्वल टू क्या लिखेंगे 13, x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 13 इक्वल टू 39, तो x इक्वल टू आ जाएगा 39, यानी पहली संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या 13। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है, ये आपके आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y डिग्री का है। तो प्रथम शर्त में संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो
एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त में क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है, एक्स, छोटा कोण कौन सा है, वाई। तो ये 18 अधिक है, तो इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाई प्लस 18 डिग्री, ये इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x बराबर वाई प्लस 18 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख दें, x की जगह पर y प्लस 18 लिखेंगे। y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो जो हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो यहाँ कितना बचेगा, 2y इक्वल टू बचेगा यहाँ पर 162। 162 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे 162 में, तो आ जाएगा 81। तो ये आपका छोटा कोण निकला। छोटा कोण कितना आया, 81 अंश का। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो दूसरे समीकरण में y की जगह पर 81 लिख दें। तो x बराबर आ जाएगा आपका x इक्वल टू वाई की जगह पर क्या लिखना है, 81। x बराबर आ जाएगा 81 प्लस 18। इनको जोड़ देंगे तो x इक्वल टू 99। तो बड़ा कोण हो गया, बड़ा कोण 99 अंश का, और छोटा कोण 81 डिग्री का। ये हो जाएगा आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम को 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में मिली। बाद में 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में मिली। तो इनके समीकरण बन जाएंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये सरल है। इस पार्ट को ज़्यादा कठिन पार्ट नहीं, तो उसको स्वयं कर लेंगे। अब उसमें देखें फोर्थ पार्ट, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है। तो पहली शर्त क्या है इसमें, नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर जाने का जो भाड़ा है वो 105 रुपये है। नियत भाड़ा कितना है x, और 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर जाने का y है, तो 10 किलोमीटर जाने का हो जाएगा 10y, और ये आपका 105 रुपये। इसे डाल दी समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त है नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर जाना। दूसरी शर्त में है नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा हो जाएगा 15y। ये है आपका 155। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें। x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस के 10y। इसे डाल दें समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में लिखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरे समीकरण में x की जगह पर 105 माइनस 10y लिखते हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये बचेगा आपका 15y में से 10y घट जाएगा, तो 5y, 105 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये बचेगा आपका 50। 5y इक्वल टू 50,
तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 50/5 इक्वल टू 10। बाई इक्वल टू कितना आया 10। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाई की जगह पर क्या लिख देंगे, बाई की जगह पर लिख दें 10, समीकरण 3। तो x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू आ गया 5। तो नियत भाड़ा आया आपका 5 रुपये और 1 किलोमीटर का भाड़ा आया है 10 रुपये। अब 25 किलोमीटर यात्रा करने में कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा में दे भाड़ा, कितना भाड़ा देना पड़ेगा, x प्लस 25 बाई, x की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस 25 इंटू बाई की जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, तो ये आपका आ जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर जाने में उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। ये आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। तो अंश बटे हर के रूप में भिन्न को मान लेंगे। तो मान लेते हैं, माना भिन्न x/22 है। x अंश है और हर 22 है। तो प्रथम शर्त में पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में 2 जोड़ दो अपॉन हर में 2 जोड़ दो, भिन्न हो जाती है 9/11। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से, तो जो हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से 22 को पक्षांतर करें तो 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x इक्वल टू 9y, 18 में से 22 को घटा देंगे तो बचेगा -4। इसे यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो निकालें, x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4/11। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, तो अंश में 3 जोड़ दो और हर में 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हो जाती है 5/6। हमने इस समीकरण को इस रूप में रखा है। वैसे चाहें तो इसको 11x माइनस 9y बराबर -4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या चीज़, इसका गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो जो हो जाएगा 6x माइनस के 5y, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख दें x की जगह पर 9 माइनस 4/11, तो ये हो जाएगा 6, 9y माइनस 4/11 माइनस के 5y इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा 6 से गुणा कर देंगे 54 बाई माइनस के 24/11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 11 से पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 54y माइनस के 24 माइनस के 11 पंजे 55y इक्वल टू -33। 24 को पक्षांतर कर 54 में से 55 घटाएं तो माइनस के y बचेगा और इधर बचेगा -33 प्लस 24, तो माइनस के y इक्वल टू आया -9, माइनस y इक्वल टू कितना आया -9, y इक्वल टू आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 1 में लिख दें। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर y की जगह पर 9 लिख दें तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 9 माइनस के 4/11। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 81 माइनस 4/11 बराबर यहाँ बचेगा 77/11। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई x/y यानी 7/9, 7/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका जो 6 पार्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है। तो जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रथम शर्त में लिखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, x + 5 और उसके पुत्र की y + 5। और अगर इन दोनों को बराबर करें तो जैकब की आयु 3 गुनी थी, ये 3 गुनी है तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। तो x + 5 इक्वल टू 3y + 15, या 3y को पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस के 3y इक्वल टू 15 माइनस के 5, x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा 10। इसे डाल दें समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले जैकब की आयु क्या होगी, x माइनस के 5, उसके पुत्र की होगी y माइनस के 5, और ये अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी जैकब की आयु। तो बराबर करने के लिए इसमें 7 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 इक्वल टू 7y माइनस के 35, 7 5 35। तो x माइनस के 7/5 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 30 बचेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3y + 10। 3y माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसे डाल दें समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह पर 3y + 10, 3y + 10 यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा 3y + 10 माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 30। तो ये बचेगा माइनस के 4y बचेंगे, 10 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 30 माइनस के 10 40। तो माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 40। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 40 अपॉन माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे, 10 बार चला जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 10। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में y की जगह पर 10 प्रतिस्थापित करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 10 + 10। तो x इक्वल टू आ जाएगा 30 + 10 x इक्वल टू आ जाएगा 40। तो x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है जैकब की जो वर्तमान आयु 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। इस प्रकार की प्रश्नावली पूरी होती है और आगे अगली वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगली एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में सॉल्व